नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। जिन वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे, आपके परिभाषाएं दी थी। आपकी बुद्धि के बारे में हो गया, अधिगम के बारे में हो गया, ठीक है, अभी प्रेरणा के बारे में हो गया। तो दोस्तों, रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन आपके लिए। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते हुए बाल मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लगातार स्टडी कर रहे होंगे और आपको लगभग सारी परिभाषाएं या सारे अधिगम के जो सिद्धांत वह याद होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथ ही सबसे पहले अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आपके सिद्धांत हैं, परिभाषा हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो परिभाषा हैं लगातार एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसीलिए इन परिभाषाओं को इन वीडियो में इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अभिगमन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिगमन नहीं होगा, अधिगम होगा। ठीक है, टाइपिंग में मिसप्रिंट है। तो दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने जो परिभाषाएं दी थी वो इनकी एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। तो इन्होंने जो अधिगम से संबंधित प्रश्नावली या जो परिभाषा दी थी, उन्होंने बताया है कि आदत और अभिवृद्धि का जो ज्ञान अर्जन करने की जो क्षमता है वही आपका क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इनके अलावा बात करेंगे विलियम वुडवर्थ। तो दोस्तों, विलियम वुडवर्थ है, उन्होंने अधिगम की दो परिभाषाएं दी है और उन्होंने दो परिभाषाओं के अंतर्गत बताया है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। यानी कि दोस्तों, लगातार जो सीखने की आपकी प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, आपकी विकास के लिए अधिगम की एक प्रक्रिया कहलाती है। साथ ही इन्होंने बताया कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अतिक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो इन्होंने अधिगम से संबंधित ये दो जो परिभाषा है वो दी है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बीएफ स्किनर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका कहना है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आपको ये शब्द याद रखना है, उत्तरोत्तर। बीएफ स्किनर ने बताया है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर जो आपका परिवर्तन होता है वही क्या होगा, आपका अधिगम प्रक्रिया कहलाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आइजैक के अनुसार इन्होंने बताया है कि अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। दोस्तों, आइजैक ने क्या बताया है कि अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत, यानी कि आप कुछ भी जो सीखते हैं और उसमें जो स्थायित्व आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। तो स्थायी रूप से सीखने की जो प्रक्रिया है वो आइजैक के अनुसार बताई गई है कि यह आपका अधिगम कहलाएगा। गेट्स के अनुसार बात करें दोस्तों, तो गेट्स के अनुसार उन्होंने बताया कि परीक्षण और अनुभव के कारण। तो दोस्तों, आप जो परीक्षण या जो अनुभव करते हैं, जो आपने पहले सीख रखा है, जो अनुभव आपने किए हैं, उनके आधार पे आपके जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका अधिगम कहलाएगा। तो यानी कि आपके परीक्षण और अनुभव के आधार पर आपके जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है। ये कहना है गेट्स के अनुसार। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों कोल्विन के अनुसार। तो कोल्विन ने बताया है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों को दोबारा दोबारा यानी कि अपन जो उनको दोहराते हैं तो उनसे जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों, ये कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी परिभाषाएं दी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दूसरा। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा है। दोस्तों, विलियम वुडवर्थ ने बताया यहाँ पे मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग कर दिया। यानी कि दोस्तों, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो व्यवहार का ज्ञान था उसके संदर्भ में जो परिभाषाएं दी गई थी वह है। तो विलियम वुडवर्थ ने बताया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग कर दिया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना कोई अपना व्यवहार स्वीकार किया है। ठीक है, तो वुडवर्थ ने ये व्यवहार के बारे में बात कही है। इसके अलावा दोस्तों, वाटसन की जो हजारों बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसके अनुसार ये कहा गया है। तो दोस्तों, वाटसन के अनुसार कहा गया है। और आप जानते भी हैं कि वाटसन दोस्तों व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों, इनकी परिभाषाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे मैकडूगल के अनुसार। तो दोस्तों, मैकडूगल ने बताया है कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। क्या है दोस्तों, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। मैकडूगल ने दोस्तों मूल प्रवृत्तियों के आधार पे बालक को अपनी जो अनुक्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो कहने के बारे में उन्होंने व्यक्त किया है और उन्होंने लगभग 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में
बताया था। ठीक है, और इनके अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई थी उनमें जो भय थी, भय वाली, उनको सबसे प्रबल मूल प्रवृत्ति इन्होंने माना है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों BF स्किनर के अनुसार। तो BF स्किनर ने व्यवहार के बारे में बताया है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। दोस्तों मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये BF स्किनर के अनुसार कहा गया है। इसके बाद दोस्तों क्रो एंड क्रो ने बताया है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन कराने वाला विज्ञान है। क्या है दोस्तों? क्रो एंड क्रो ने बताया है कि मानव जो मनोविज्ञान है वह मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों में जो आपस में जो अंतःक्रियाएं होती है उसी का विज्ञान है। सिगमंड फ्रायड की बात करें दोस्तों तो इन्होंने अचेतन मन का अध्ययन करने को कहा है। तो दोस्तों आपको ज़्यादातर याद रखना है कि सिगमंड फ्रायड के बारे में अगर आता है तो उन्होंने दोस्तों अचेतन के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किए हैं। अचेतन की जो बातें हैं वह चेतन मन में लाने के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। इसी के लिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा, इन्होंने जो इड और इडम और अहम इदम, ठीक है, तीन जो इन्होंने बातें बताई थी, इदम के लिए, अहम के लिए और पराहम के लिए, यानी इड और ईगो और सुपर ईगो, तीन के लिए, तो इसी आधार पर उन्होंने व्यक्त किया है। नेक्स्ट बात करेंगे वुडवर्थ के अनुसार जीवन में आभार एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ के अनुसार। मॉर्गन की बात करें, मॉर्गन और मोरे ने बताया है कि मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रश्न एग्जाम पूछा जा चुका है कि जो मनोविज्ञान है वह किसका अध्ययन करता है? ओनली मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन करता है, पशु का, मनुष्य और पशु का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव जो मनोविज्ञान है वह क्या करेगा? आपका पशु और जो मानव है उन दोनों का ही अध्ययन करता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों का व्यवहार का अध्ययन है। इसके अलावा दोस्तों बुद्धि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों बुद्धि के बारे में बात करेंगे कि फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी कि दोस्तों अपनी जो बुद्धि है वह क्या करती है? जो हमारी बुद्धि है वह अधिगम और अमूर्त चिंतन और जो समायोजन की प्रतिक्रियाएं करने वाली एक प्रक्रिया है, इसी को फ्रीमैन ने बुद्धि कहा है। नेक्स्ट देखिए बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है, यानी कि हम बुद्धि के माध्यम से सीखते हैं, तो इसी को उन्होंने बुद्धि का महत्वपूर्ण कारक माना है कनिंघम ने। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों डियर वॉर्न के अनुसार। तो डियर वॉर्न ने बताया है कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। तो ये किसने कहा है दोस्तों? डियर वॉर्न ने कहा है। टर्मन के अनुसार बात करें तो टर्मन ने बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि टर्मन और स्टर्न दो वैज्ञानिक हुए थे। तो सबसे पहले अगर बुद्धि सूत्र की बुद्धि लब्धि जो सूत्र दिया था दोस्तों, ठीक है, जिसको हम MA, ठीक है, जिसको हम किससे नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं दोस्तों MA/CA × 100, ठीक है। तो इस सूत्र से दोस्तों अपन क्या याद करते हैं? बुद्धि लब्धि का सूत्र याद करते हैं। तो ये तो दोस्तों 100 जो किसने लगाया था? वो तो लगाया था टर्मन ने, ठीक है। और स्टर्न ने दोस्तों यहाँ पे 100 नहीं लगाया था, उन्होंने क्या किया था दोस्तों? ओनली MA/CA दिया था आपको, यानी कि बुद्धि लब्धि का जो सर्वप्रथम सूत्र था वो किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न के द्वारा, और टर्मन के द्वारा इसको आगे फैलाया गया था। बात करें बीने के बारे में दोस्तों, जो साइमन बीने थे उन्होंने बुद्धि में 4 शब्द निहित किए थे, और ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है दोस्तों। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इनके आधार पर दोस्तों हमारी जो बुद्धि है वह कार्य करती है। सबसे पहले ज्ञान का ग्रहण करेगी, उसके बारे में आविष्कार करेगी, उसको निर्देशित करेगी, और उनमें क्या क्या आलोचना है, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, ये जो सारे संकेत है ये हमारी बुद्धि देती है। तो बुद्धि में 4 प्रकार के जो शब्द या तत्व निहित किए थे वह बीने ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुडवर्थ ने बताया है कि बुद्धि हमारी कार्य करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ठीक है। ये किसने कहा था? वुडरो ने कहा था कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। रोस के अनुसार बात करेंगे तो दोस्तों रोस ने कहा था कि नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। यानी कि दोस्तों कोई भी हम नवीन परिस्थितियों में जाते हैं तो वहाँ पे अपना जो सामंजस्य स्थापित करते हैं, अपन समायोजन करते हैं किन बातों के मध्य, तो चेतन मन, जो हमारा चेतन मन है जिसको अपन ईगो बोलते हैं, ठीक है, जो ईगो वाली प्रक्रिया है उसके माध्यम से अपन सोचते हैं और उसको अपने अनुकूल स्थापित कर लेते हैं। इसी को क्या कहा था
रोस ने बुद्धि कहा है। ठीक है, तो ये बुद्धि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हो गया।